लेकिन जितना पूछा गया है उतना ही जवाब देना है। 1 नंबर के लिए सवाल आया है, वो आपके लंबे लंबे आंसर्स को देख करके ना बोर भी नहीं होंगे। एक टीचर, एक एग्जामिनर बेटा आपके 5 नंबर का क्वेश्चन भी चेक करता है। लिखना आने का मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर के कर्सिव राइटिंग में लिख करके आओ या कैलीग्राफी बना करके आओ, नहीं। तो तुम्हारी कॉपी साफ लगनी चाहिए, क्लीन लगनी चाहिए। साइंस के एग्जाम के 1 दिन पहले आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई तेरी तैयारी कैसे हुई है एग्जाम की, तो आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई अपन दोनों तो भाई है ना, तो जैसे तूने तैयारी करी है एग्जैक्टली मैंने भी वैसी तैयारी करी है। जितने चैप्टर्स तूने पढ़े हैं मैंने भी उतने ही चैप्टर्स पढ़े हैं, जितने बार तूने रिवीजन किया है मैंने भी उतने बार ही रिवीजन किया है। तूने कहा था कि तू 5 सैंपल पेपर लगाएगा, मैंने भी 5 ही सैंपल पेपर लगाए और 5 में से भी 4 तो मैंने बहुत अच्छे से लगाए, 1 तो मैंने बस ऐसे ही उड़ते उड़ते देख लिया था। तो जैसी तैयारी तूने करी है मैंने भी वैसी करी है। अब ये सुनकर के आप खुश हो गए और अगले दिन दोनों ही चले गए पेपर देने के लिए। लेकिन जब पेपर देने के बाद रिजल्ट आया तो आपको मिला एक झटका, वो भी तगड़ा वाला झटका, क्योंकि आपके साइंस के पेपर में मार्क्स आए थे 100 में से 75। बुरे तो नहीं है, लेकिन आपने ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे क्योंकि आपने मेहनत भी ज्यादा करी थी। अब 75 मार्क्स को देखने के बाद आपको थोड़ा तो दुख हुआ, लेकिन जब अपने फ्रेंड के मार्क्स तुम्हें पता चले तो तुम्हें ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उसके आए थे 100 में से 95 मार्क्स। अब तुम्हें गुस्सा आ गई कि इसने तो मुझसे झूठ बोला, डेफिनेटली इसने मुझसे ज्यादा पढ़ाई करी होगी तभी तो इसके मार्क्स भी ज्यादा आए। आप गए गुस्से में अपने दोस्त के पास और आपने बोला कि क्यों तूने मुझसे झूठ बोला, अपने भाई से तूने धोखा दिया। तूने तो कहा था कि जैसी तैयारी मेरी है वैसी तैयारी तेरी भी है, लेकिन तेरे मार्क्स देख कितने अच्छे हैं, 100 में से 95। तूने झूठ बोला, भाई को धोखा दिया। तो आपके फ्रेंड ने बोला कि नहीं यार मेरी बात पर विश्वास कर, मैं बोल रहा हूं ना, जैसी तैयारी तूने करी थी मैंने भी एग्जैक्टली वैसी ही तैयारी करी थी। मैंने एक भी बार तुझसे ज्यादा रिवीजन नहीं किया है, मैंने 5 ही सैंपल पेपर लगाए, ट्रस्ट मी यार, भगवान कसम। अब जहां उसने बोल दिया कसम तो फिर तुम भी पिघल गए कि यार भाई ये मेरा, झूठ तो बोलेगा नहीं कसम खा करके। लेकिन तुम फिर कंफ्यूज हो गए कि अगर तैयारी हम दोनों ने एक जैसी करी थी तो फिर मार्क्स एक जैसे क्यों नहीं आए, उसके 95 क्यों आ गए और आपके 75 क्यों रह गए। क्या तुम भी सेम प्रॉब्लम फेस करते हो? आप में से ऐसे कितने ही सारे बच्चे होंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में, किसी ना किसी एग्जाम में ऐसी ही सिचुएशन में आकर के फंस गए होंगे, है ना? तो बेटा अगर तुमने भी अपनी लाइफ में किसी क्लास में, किसी एग्जाम में सेम प्रॉब्लम फेस करी है ना, तो तुम पहुंचो एकदम सही वीडियो के ऊपर, क्योंकि आज मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम का रीजन बताने वाली हूँ। आप बोलोगे कि मैम प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन बताया जाता है। हाँ, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होता है, लेकिन एक सटीक सोल्यूशन आप तभी फिगर आउट कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम का जब आपको उस प्रॉब्लम का रीजन पता हो कि आखिर वो प्रॉब्लम आई ही क्यों। तो आज मैं आपको सबसे पहले आपकी इस प्रॉब्लम का रीजन बताऊंगी और फिर रीजन बताने के बाद इसका सोल्यूशन क्या है वो भी दूंगी। So hi guys, this is Vibhuti Khare. Welcome to class 10 by Adda 24/7. अब अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो आप ये रियलाइज करोगे कि यार जितना सिलेबस आपके पास है पढ़ने के लिए, आपके बाकी सारे क्लासमेट्स के पास भी एग्जैक्टली उतना ही सिलेबस है पढ़ने के लिए। जितनी मेहनत आप कर रहे हो बाकी सब भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो सकता है कि तुम थोड़ी ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तुम संडे के दिन भी पढ़ रहे हो एकदम सीरियसली बैठ करके। जितना टाइम आपको मिल रहा है एग्जाम्स के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, एग्जैक्टली उतना ही टाइम आपके बाकी सारे क्लासमेट्स को भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा पढ़ाई अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट्स को समझना अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट्स को याद रखना अपनी जगह है, प्रैक्टिस सवालों की करना अपनी जगह है, और आंसर्स को सही तरीके से आंसर शीट में लिखना दूसरी जगह है। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैम पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट को समझना, याद करना, रिवाइज करना ज्यादा जरूरी होता है, आंसर तो हम लिख ही लेंगे। और वो सेशन के स्टार्टिंग से ना आंसर्स को लिखने के ऊपर फोकस ही नहीं करते। उनका रहता है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो पेपर देते आ रहे हैं, क्या ही बड़ी बात है, जब होगा बोर्ड एग्जाम तो देख लिया जाएगा, लिख देंगे आंसर।
कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई। मैंने क्या बोला, पढ़ाई अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना समझना याद रखना अपनी जगह है, लेकिन आंसर्स को लिखना कैसे है ये बहुत जरूरी होता है बेटा, जिसपे कि मोस्टली बच्चे शुरुआत से फोकस नहीं करते हैं, उनको इस बात की गहराई ही समझ में नहीं आती है। क्योंकि तुमने किताबें पढ़ करके ज्ञान तो ले लिया, नॉलेज तो तुम्हारे पास आ गई, लेकिन उस नॉलेज को, उस ज्ञान को अगर तुम सही तरीके से अपनी आंसर शीट पर प्रेजेंट करके नहीं आओगे ना बेटा, लिख करके नहीं आओगे, तो जो तुम्हारा टीचर होगा, जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा, वो तुम्हारे नॉलेज, तुम्हारे ज्ञान को एग्जामिन कैसे करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कितना ज्ञान है। और अगर तुमने ठीक से नहीं लिखा तो फिर मार्क्स भी तुम्हारे एवरेज लेवल के ही आएंगे। तो अब तक अगर तुम लोग ये गलती करते आ रहे हो ना, तो बेटा अब छोड़ दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तुम ये वीडियो आज देखोगे, कल देखोगे, जब भी तुम इस वीडियो को देखोगे ना बेटा, उसी दिन से अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि यार अब तक हम जितनी मेहनत पढ़ाई के ऊपर कर रहे थे ना, उतनी तो करनी ही है, कम नहीं करनी है मेहनत, लेकिन अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हमें करनी होगी अपने आंसर्स को सही तरीके से लिखने में। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, प्रॉब्लम हमारी क्या थी हमें पता है, और उसका रीजन भी आपने बता दिया कि कहीं ना कहीं हम आंसर्स को ठीक से लिख करके नहीं आते हैं, इसलिए फंस जाते हैं, इसलिए मार्क्स कम आते हैं, नॉलेज होने के बाद भी मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन मैम प्रॉब्लम पता चल गई, उसका रीजन पता चल गया, अब सोल्यूशन क्या है? तो बेटा सोल्यूशन, जैसे कि तुमसे मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं तुम्हें सोल्यूशन भी देने वाली हूं, और आज मैं तुम्हें आंसर्स को लिखने की कुछ टिप्स देने वाली हूं। और टिप्स भी ऐसा नहीं कि बेटा ये कर लेना, बेटा वो कर लेना, नहीं। मैं आज जो तुमको आंसर्स को लिखने की टिप्स देने वाली हूं ना बेटा, वो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आप उन टिप्स को आज से ही फॉलो कर सकते हो, और अगर आपने फॉलो किया तो विद इन 10 और 15 डेज आपको ना डिफरेंस पता चलेगा, आपको इंप्रूवमेंट फील होगा कि हाँ यार, इन टिप्स को फॉलो करने के पहले मेरे आंसर्स कुछ एवरेज लेवल के होते थे। मैं बुरे नहीं बोल रही हूं, मैं एवरेज लेवल के बोल रही हूं, क्योंकि भाई तुमने पढ़ाई करी है, जो भी तुम आंसर लिख रहे हो तुम अपनी पढ़ाई तो उसमें दिखा रहे हो ना, तो आंसर्स तुम्हारे बुरे तो नहीं हो सकते। तो टिप्स को फॉलो करने के पहले आपके जो आंसर्स हैं वो एवरेज लेवल के थे, लेकिन 15 दिन इन टिप्स को फॉलो किया तो आंसर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अब अच्छे लेवल के हम आंसर्स लिख पा रहे हैं, फ्रेम कर पा रहे हैं। और अगर इसी तरीके से टिप्स को फॉलो करते गए एग्जाम टाइम तक, तो फिर तो यार आग लगाना कंफर्म है। तो आज जो मैं तुमको टिप्स बताने वाली हूं बेटा, उन्हें तुम्हें सुनना है और फॉलो भी करना है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली हूं, जिसे तुम 100% क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो आज से, अभी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट जो टिप मैं तुम्हें दूंगी वो है स्टिक टू वर्ड लिमिट। आपके क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 और 5 नंबर के भी सवाल आते हैं। ठीक है, मान लो कि आपने सबसे पहले जो 1 मार्क क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो बेटा जब तुम्हें पता है कि इस सवाल के सही जवाब के लिए तुम्हें केवल एक ही नंबर मिलेगा, तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि यार मैं ना उस सवाल का सही जवाब लिख दूं। अब वो जवाब तुम एक वर्ड में भी दे सकते हो और एक सेंटेंस में भी दे सकते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हें पता है कि इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें केवल एक ही नंबर मिलेगा, तो ज्यादा उसमें टाइम और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है। इन्वेस्ट भी नहीं, उसको वेस्ट करना बोलेंगे। कि तुमने सोचा कि यार 1 नंबर का सवाल आया है, ये सवाल जिस टॉपिक से आया है वो तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो इसमें तो मैं पूरा लिख करके आऊंगा। नहीं, जिस टॉपिक से वो सवाल आया था, मैं मान रही हूं कि वो टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जितना पूछा गया है उतना ही जवाब देना है। 1 नंबर के लिए सवाल आया है तो 4 लाइनें लिख करके आओगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा बेटा, तुम उसमें अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों वेस्ट करोगे। उतनी एनर्जी, उतना टाइम लगा दो तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हें वर्ड लिमिट फॉलो करनी है हर एक सवाल के लिए। अगर 1 नंबर का सवाल आ रहा है तो एक वर्ड में या मैक्स टू मैक्स एक सेंटेंस में अपना आंसर जो ना फिनिश करो।
अगर 2 नंबर के लिए कोई तुम सवाल लगा रहे हो तो 3 से 4 उसमें लाइंस तुम्हें लिख करके आनी होंगी। 3 नंबर का क्वेश्चन लगा रहे हो तो 6 से 7 लाइन तुम्हें उसमें लिख करके आनी होंगी। 4 और 5 नंबर में ऑब्वियसली तुम्हारे आंसर्स की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर तुम वर्ड लिमिट को ध्यान रखोगे ना बेटा, तो तुम्हारा समय और तुम्हारी एनर्जी दोनों जो है अननेसेसरीली खर्च नहीं होंगी। चलो नेक्स्ट टिप पर आते हैं, राइट इन पॉइंट्स। बेटा हिंदी इंग्लिश की बात अलग होती है, वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, वहां पर आप लंबे लंबे पैराग्राफ बना सकते हो। और आपके जो टीचर होंगे, जो एग्जामिनर होंगे हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के, ठीक है, वो आपके लंबे लंबे आंसर्स को देख करके ना बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ ये लंबे लंबे पैराग्राफ में आंसर देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं साइंस की, तो बेटा साइंस में ना जहां तुम्हारे पैराग्राफ्स में आंसर दिख गए टीचर को, एग्जामिनर को, पहला दिमाग तो उसका वहीं खराब हो जाएगा, क्योंकि साइंस में टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है। मैंने क्या बोला, हिंदी इंग्लिश की बात अलग है, वहां पे स्टोरीज चलती हैं, जो पोएम्स होती हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है ना, वहां पर कहानियां चलती हैं। साइंस में कहानी नहीं चलती है, साइंस में फैक्ट्स बोले जाते हैं और फैक्ट्स ही लिखे जाते हैं, यानी कि टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना होता है। तो लंबे लंबे पैराग्राफ बनाने की पहली बात तो जरूरत नहीं है, पॉइंट्स में आंसर लिखो, डालो बुलेट पॉइंट, एक स्टेटमेंट लिखो, फिर सेकंड स्टेटमेंट को लिखने के लिए दूसरा पॉइंट डालो। इस तरीके से तुम्हें आंसर्स लिखने हैं, पैराग्राफ्स नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साइंस में कभी भी आपको अपने आंसर्स को पैराग्राफ में लिखना नहीं होता है, ठीक है। अगर अभी तक तुम ये गलती कर रहे थे, मैंने तुमसे देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि जो तुमको टिप्स मैं आज देने वाली हूं ना, वो एकदम लॉजिकल है और प्रैक्टिकल है, आप उनको आज से ही अप्लाई कर सकते हो। तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखना आप कर सकते हो, आंसर्स को लिख तो रही ही हो, पैराग्राफ में डालने से बेहतर है पॉइंट्स में लिख दो, ठीक है, इसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा टिप, हाईलाइट कीवर्ड्स। अपने आंसर्स में बेटा हमेशा हमेशा कीवर्ड्स डालो और उन कीवर्ड्स को जाकर के अंडरलाइन भी करो, हाईलाइट भी करो। अब मैंने ये बोला है कि हाईलाइट करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एग्जाम में हाईलाइटर लेकर के जाओगे, बेटा वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हाईलाइट करने का मतलब ये है कि नीचे जो है उसको मतलब अंडरलाइन कर दो, एक लाइन खींच दो नीचे, ताकि जब आपका टीचर आपके आंसर्स को रीड करे, देखो आपको ना अपने एग्जामिनर या अपने टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि यार हमारी कॉपी अगर जाएगी एग्जामिनर के पास तो क्या इंप्रेशन डालेगी हमारी कॉपी, कि जैसे ही वो फर्स्ट पेज खोलेंगे तो उनको आंसर्स पॉइंट्स में दिखेंगे, वो खुश हो जाएंगे कि चलो मुझे लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब वो आंसर्स को रीड करना शुरू करेंगे, उनको कीवर्ड्स दिखेंगे, अंडरलाइंड कीवर्ड्स दिखेंगे, तो वो फटाफट क्या करेंगे, कीवर्ड्स को देख करके कि यार बच्चे ने ये भी डाला है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, बच्चे ने पूरा आंसर सही लिखा है। विद इन 30 सेकेंड्स एक टीचर, एक एग्जामिनर बेटा आपके 5 नंबर का क्वेश्चन भी चेक करता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने लिखा कैसे है। अगर अच्छे से लिखा है, कीवर्ड अंडरलाइन कर रहे हैं, लिखे हैं, बुलेट पॉइंट्स में डाल के लिखा हुआ है, तो 30 सेकंड में आपका 5 नंबर का आंसर जो है वो चेक कर लिया जाएगा और फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। और अगर तुमने लिखी है कहानी पैराग्राफ में, तो बेटा एक सवाल को देखने में जो है, चेक करने में 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो तुम्हें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी बेटा ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ अपनी अपनी मत सोचो, जिसको कॉपी चेक करनी है उसकी भी सोचो, ठीक है। फिर उसके अलावा डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करो। साइंस पढ़ रहे हो बेटा, साइंस में डायग्राम्स होते हैं। एक 5 नंबर का सवाल आ गया और मैं तुम्हें एग्जांपल भी देती हूँ कि 5 मार्क के क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है कि डबल सर्कुलेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में, वो एक्सप्लेन करो। तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसा क्या लिख कर के आओगे कि तुम्हें पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाए। भाई देखो, डबल सर्कुलेशन तुमने पढ़ा है, तुम्हारे बाकी क्लासमेट्स ने भी पढ़ा है, लेकिन तुम्हें ऐसे लिखना होगा आंसर को कि तुम्हें फुल मार्क्स मिले, 5 के 5 नंबर मिले। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, डबल सर्कुलेशन हेडिंग या टाइटल डाल करके तुम उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करोगे कि एग्जैक्टली डबल सर्कुलेशन क्या होता है। फिर उसके बाद में मान लो कि डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें मिल गए 3 नंबर, अब बचे हुए 2 नंबर तुम्हें कैसे मिलेंगे, तुम सेकेंड पॉइंट डाल करके लिखोगे सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, कि डबल सर्कुलेशन हम में होता है, सबको पता है, सब लिख करके आएंगे, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फायदा क्या है ह्यूमन बॉडी में, वो तुम लिखोगे। तो उसके लिए तुम्हें मिल जाएगा 1 नंबर, बचा 1 नंबर। उस 1 नंबर में तुम क्या करोगे, कैसे लेके आओगे,
तो डबल सर्कुलेशन का जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिया हुआ है ना, अरे वो ड्रॉ करो भाई। तुम्हें क्या लगता है कोई भी टीचर तुम्हें मुफ्त में जो ना 5 नंबर उठा करके दे देगा? नहीं, वो तुमसे मेहनत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन 5 नंबरों के लिए तुम मेहनत करो। तो डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करो, उसका नीचे सिग्निफिकेंस लिखो कि क्या फायदा है, और फिर उसका सुंदर सा जो है डायग्राम बना करके आ जाओ। जब भी मैं बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा तुमने ना आंसर ठीक से नहीं लिखा होगा, तो बच्चे बोलते हैं कि मैम हाँ राइटिंग तो हमारी बचपन से ही मैम खराब है, ऐसा लगता है कि चींटियां जो है मरी पड़ी हैं आंसर शीट पे। बेटा आंसर शीट में आंसर्स को लिखना आने का मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर के कर्सिव राइटिंग में लिख करके आओ या कैलीग्राफी बना करके आओ, नहीं। अगर तुम्हारी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, एवरेज लेवल की हैंडराइटिंग है, तो भी तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो बेटा, फुल स्कोर कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि जो बातें तुमसे मैं आज बोल रही हूं, जो टिप्स तुमको अगर मैं जो दे रही हूं, अगर तुमने वो फॉलो करी हैं तो एक एवरेज हैंडराइटिंग वाला आंसर भी जो है ना बेटा अच्छा स्कोर कर सकता है, फुल स्कोर कर सकता है। तो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट साइंस में मस्ट होते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब आपको पता है कि आंसर केवल सही लिखने पर 1 ही नंबर मिलेगा, तो उसमें डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। कुछ चीजें तो मतलब कॉमन सेंस वाली होती है ना, कि अगर 2 नंबर के लिए कोई सवाल आ रहा है, 1 नंबर के लिए सवाल आ रहा है, तो वहां पर फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओ कि जो ज्यादा नंबर के लिए सवाल आया है, ज्यादा मेहनत उस पर करनी है। तो जो भी तुम्हें आता है लिख दो, पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो एक्सप्लेन करो, इसके बाद में उसका रोल बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ, और इसके बाद में डायग्राम बना दो। ठीक है। लास्ट है नीटनेस काउंट्स। अब ये नीटनेस का क्या मतलब है? मान लो कि ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे सामने मैंने लिखे हैं और लिखते लिखते मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई और मैंने इसको ऐसे 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 काटना शुरू कर दिया। अब बताओ बेटा, ये अच्छा लग रहा है क्या देखने में? नहीं। अगर लिखते लिखते तुमसे गलती हो भी रही है तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये वर्ड मैंने गलत लिख दिया है तो इसको मैं एक लाइन से भी तो काट सकती हूं। ये करना जरूरी होता है क्या? नहीं, अच्छा नहीं दिखता। मैंने क्या बोला कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी बेटा समझना पड़ेगा ना, कि वो नंबर तुम्हें क्यों देगा, कैसे देगा। तो तुम्हारी कॉपी साफ लगनी चाहिए, क्लीन लगनी चाहिए। तो अगर कुछ लिखते लिखते गलती हो गई है, व्हाइटनर तुम लोग इस्तेमाल कर नहीं सकते हो, तो सिंगल एक लाइन से तुम क्या करोगे, उसको कट करोगे। ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर स्पेसिंग का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। जैसे जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें 2-3 पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट ए है तुमने लिखा, बी पार्ट को लिखने के लिए बेटा कम से कम 1-2 लाइन का स्पेस छोड़ो। ये नहीं कि ए लिखा है तो बिल्कुल उसके नीचे बी लिख के आ जाएंगे, नहीं। मैंने क्या बोला, बच्चों की राइटिंग देखो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे छोटे छोटे अल्फाबेट्स लिखते हैं, कुछ बच्चे बड़े बड़े अल्फाबेट्स लिखते हैं। तो जो छोटे लिख रहे हैं वो तो अगर स्पेसिंग नहीं भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े लेटर्स लिखते हैं, अल्फाबेट्स लिखते हैं, उनके लिए दिक्कत आ सकती है। तो तुम लोग सेफ साइड चलो, क्या करो कि प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखो। वैसे भी 2-3 आंसर के बीच में आपको कम से कम 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ना चाहिए, और अगर एक ही क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स है तो उन पार्ट्स के बीच में भी तुमको एटलीस्ट 2 लाइंस का स्पेस छोड़ना चाहिए, क्योंकि नीटनेस जरूरी है। और अब आप बोलोगे कि मैम हम ये सारी बातें चलो हमने सुन तो ली हैं, पर हम माने क्यों? तो देखो, मानना तो तुमको पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई भी इन चीजों को मानते हैं। ये तुमको जो अब मैं आंसर शीट बेटा दिखाने वाली हूं ना, ये एक टॉपर की आंसर शीट है। ये मॉडल आंसर शीट है जो सीबीएसई खुद ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत बच्चों ने इसको देखा भी हुआ हो। अब देखो, सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आंसर देना होता है। तो देखो बच्चे ने एग्जैक्टली वही किया है, सही। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का नंबर डाला है, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन सी उसका सही था तो उसने ऑप्शन सी लिखा, और ऑप्शन सी में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोबेबली यहां पर पूछा गया होगा, तो देखो बच्चे ने वो भी लिखा है। ये नहीं कि टीचर के ऊपर ही एहसान करके आ गए हैं कि आंसर नंबर 1 लिख दिया है, सी लिख दिया है, आगे बढ़ गए। अरे सी में क्या लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट है, क्या ऑप्शन है, वो भी तो लिखो। ठीक है, एहसान नहीं करना है बेटा, वो तुम पे एहसान करेंगे तुम्हें नंबर दे करके, तुम्हें सही आंसर लिख करके आना है। फिर देखो, एक लाइन का स्पेस छोड़ा है बच्चे ने, फिर सेकेंड आंसर लिखा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा उसके हिसाब से। और देखो उसके आगे का उसने जो स्टेटमेंट है वो भी लिखा है, इक्वेशन भी लिखी हुई है। तो 1 नंबर के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी होगी।
फिर हम आते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। देखो जो मैं आपसे बोल रही थी कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में 2-3 पार्ट्स दिए होते हैं, तो जब आप उन 2-3 पार्ट्स के आंसर्स लिखते हो तो उनके बीच में देखो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ये देखो 28 जो क्वेश्चन होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे 1 और 2, तो दोनों को देखो, दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेस है कि नहीं है। तुम्हें भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, दोनों 2 ऑप्शंस हैं, मतलब 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों पार्ट्स की देखो बीच में स्पेस है कि नहीं है। तुम्हें भी यही करना है। जो बातें तुमसे आज मैंने बेटा बोली है ना, सीबीएसई भी वही तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। यहां पर देखो बच्चे ने कीवर्ड्स अंडरलाइन करें कि नहीं करें, ये देखो ये बच्चे ने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं, गलत हुआ तो बस ऐसे ऐसे करके काट दिया। तो आंसर देखो कितना सुंदर लग रहा है कि प्रॉपर्ली कीवर्ड्स भी लिखे हैं, उनको अंडरलाइन भी किया गया है, हाईलाइट भी किया गया है, और जो आंसर है वो काफी नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो इसलिए तुमसे कहा था बेटा कि जो आज तुमको मैं टिप्स देने वाली हूं ना, उन्हें तुम बहुत ही इजीली फॉलो कर सकते हो। चलो अब जो है हम बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारे लिए फिलहाल बहुत जरूरी है। तो बेटा मैं आज आपको बताने वाली हूं 2 ऐसी चीजों के बारे में जिनके थ्रू आप अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। आंसर्स कैसे अपने लिखने की स्किल्स को इंप्रूव करना है कि नहीं करना है वो तुम्हें मैंने बता दिया, बट कैसे वो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूं। तो बेटा यहां पर आपको मिल रहा है हमारा महापैक, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि अब सीबीएसई ही वेटेज बढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, तो वो हम क्वेश्चन की अलग से बुक यहां पर आपको मिलेगी महापैक में। ई बुक्स मिलेंगी विद माइंड मैप्स, क्वेश्चन बैंक एंड प्रैक्टिस वर्कशीट। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है बेटा 1500 रुपए में, ठीक है। 1500 रुपए भी नहीं है, 1449 रुपीज है। कब? जब आप मेरा कोड विभू K10 लगाओगे तो। उसके अलावा बिल्कुल अभी से ही कुछ ही दिन के बाद से हमारा अभ्यास बैच शुरू होने वाला है, जिसमें हम डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने अपने आप को अभ्यास बैच में एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के कर लो। अगर आप ये कोड लगाओगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 849 रुपीज में। और बेटा ये ईयर लॉन्ग बैच है, यानी कि अभी से ये शुरू होगा तो आपके फाइनल एग्जाम तक चलेगा, जो आपका सेकेंड बोर्ड एग्जाम होगा तब तक चलने वाला है ये। और इस बैच में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, डेली करेंगे, हर सब्जेक्ट की करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया आपके सामने जो है मैं ऑफर लेकर के आई हूं। अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, आज ही जाकर के करो, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारा बैच शुरू होने वाला है। चलो आई होप ये वीडियो आप तक पहुंचा हो, आपने इसको पूरा देखा हो और आपको पसंद भी आया हो। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।